अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ABN की इलेक्शन स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है 2024 की और आलमोस्ट नताइज तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं। पंजाब असम्बली के नताइज अभी थोड़ी देर पहले मुकम्मल हुए हैं। अभी वहाँ पे पंजाब असम्बली का इंतखाबी जो नतीजा है उसमें 296 नशिस्तें जो हैं वो अनाउंस की जा चुकी हैं और एक नशिस्त के ऊपर पोस्टपोन हुआ था इलेक्शन। और इस वक्त जो इंडिपेंडेंट हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 138 और नून लीग 137, एक वोट का सिर्फ फ़र्क है। अब इन 138 के अंदर ये देखना होगा कि कुछ ऐसे आज़ाद कैंडिडेट भी होते हैं जो किसी सियासी जमात के साथ वाबस्ता नहीं होते। PTI बैक कितने हैं और ये इसको भी हम ज़रा जांच पड़ताल कर रहे हैं तो फिर एग्जैक्टली बताएंगे। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी पार्लिमानी पार्टी बज़ाहिर नज़र आ रही है पंजाब के अंदर 138 के साथ, वो है इंडिपेंडेंट की, और 10 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं और 8 PMLQ के हैं। ये दोनों बहुत मैटर करते हैं क्योंकि पंजाब के अंदर इस वक्त जिसने भी हुकूमत बनानी है उसको जो नंबर चाहिए उनको सिर्फ एक, अगर 138 हैं तो आप अगर इसका 296 में अगर हाफ इसको कर लें तो आपको नंबर चाहिए 149, ताकि फिर आपको रिज़र्व सीट मिलेगी और फिर आप जो 186 का मतलूबा नंबर है वहाँ तक पहुँच सकते हैं। और इस वक्त अगर 138 तो 11 अगर और मेंबर्स, खा वो पीपल्स पार्टी हो, काफ लीग के 8 हों या IPP का 1, मुस्लिम लीग ज़ियाउल ग्रुप का 1 या TLP का 1, इनमें से 11 लोग अगर आज़ाद के साथ मिलते हैं तो वो चीफ मिनिस्टर बना सकते हैं, और अगर इसमें से 12 लोग जो हैं PMLN के साथ मिलते हैं तो फिर वो बना सकते हैं। तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल जो है पंजाब की, जहाँ से खेल ख़त्म हुआ था बेसिकली जब पंजाब असम्बली को तहलील किया गया था, खेल वहीं से शुरू किया गया है। बज़ाहिर ये दिखाई दे रहा है नेशनल असम्बली में 256 जो हैं हल्के उनको अनाउंस किया जा चुका है और अभी कोई 8 नशिस्तें ये बलूचिस्तान में बेशतर नशिस्तें हैं जहाँ पे ये खाली हैं, और इस वक्त जो इंडिपेंडेंट हैं वो सेंचुरी मुकम्मल कर चुके हैं। 101 नशिस्तें जो हैं इस वक्त इंडिपेंडेंट की हैं और PMLN की 73 और पीपल्स पार्टी की 54, MQM की 17 है, 3 जो है PMLQ की हैं, JUI 3, IPP 2, BNP 1 और पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़ियाउल ग्रुप 1 और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन 1। तो इस वक्त ये सूरत हाल है। लेकिन इससे ज़्यादा दिलचस्प जो बात है वो आज PTI के जो अभी इस वक्त जमात को सरबराही कर रहे हैं इमरान खान के अडयाला जेल में होने की वजह से बैरिस्टर गौहर कर रहे हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और उन्होंने कहा है कि वो वफाक में, पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा बड़ा वाज़े है इस वक्त मैंडेट तहरीक इंसाफ का, और वहाँ पे उन्होंने जमात इस्लामी के साथ राब्ते भी किए हैं कि ताकि चलें हम उनको भी साथ मिला के चलें, और क्योंकि फिर वो बाकी जगहों के ऊपर भी देखना चाह रहे हैं कि गठे हम मिल के चलें, तो वो तो है। अब वफाक और पंजाब में कैसे बनाएंगे ये बड़ा अहम सवाल है। और उन्होंने क्लेम ये किया कि 170 नशिस्तें जो हैं कि उनके पास मौजूद हैं, फॉर्म 45 जिसके मुताबिक उनकी 170 नशिस्तों पे वो कामयाबी हासिल कर चुके हैं। अभी इंडिपेंडेंट 101 हमें ECP के बोर्ड के ऊपर नज़र आ रहे हैं जिनके नोटिफिकेशन हुए हैं। लेकिन सिंध हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट और इसी तरह से यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी और इलेक्शन कमीशन में भी मुतअद्दिद जो उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिनके हाथों में फॉर्म 45 मौजूद है लेकिन फॉर्म 47 किसी और को थमा दिया गया है। उन्होंने पिटीशंस फाइल की हैं, कुछ की समाअत कल होगी, और सबसे अहम जो नज़रें हैं वो लाहौर हाई कोर्ट के ऊपर हैं जहाँ पे अली बाकर नजफी साहब मंडे को 20 जो हल्के हैं जिनमें तमाम अहम तरीन हल्के मरियम साहिबा का, नवाज शरीफ साहब का, ख्वाजा आसिफ का, अलीम खान का,
इन तमाम हलकों पे समाअत जो है कि वो पीर को करेंगे और इस सिलसिले में उन्होंने नोटिस जारी कर दिए हैं। और अगर ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उम्मीद है कि उनके पास फॉर्म 44 मौजूद है और जब वो दिखाएंगे यहाँ पर तो अपना 47 का फॉर्म ले लेंगे अपनी कामयाबी का, और कितनी नशिस्तें हैं जिनके ऊपर वो हासिल कर सकेंगे कामयाबी, और फिर असम्बली के अंदर क्या होगा। और दूसरी तरफ असम्बली के इजलास के हवाले से भी पीपल्स पार्टी नून लीग के आपस में राब्ते चल रही हैं, मुलाकातें चल रही हैं और कुछ फार्मूला तय किया जा रहा है। कहीं इख्तलाफात भी हैं, कहीं एक दूसरे के साथ मामलात को आगे दिखा के और फिर अंडर द टेबल कुछ और डील्स करने की भी कोशिश की जा रही हैं। और फिर बैरिस्टर गौर ने इस किस्म की इंडिकेशन भी दी हैं कि हम जमहूरियत को आगे बढ़ाने के लिए, मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए पीपल्स पार्टी को सपोर्ट भी कर सकते हैं, उनको वोट दे सकते हैं उनकी हुकूमत बना के, लेकिन हम बैठेंगे अपोजिशन में। तो ये सारे मामला जो चल रहे हैं, ये एक आज पूरे दिन का एक ओवरव्यू था। हमारे साथ स्टूडियो में ईसा नकवी हमारे सीनियर एंकर पर्सन हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो हैं, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी साहब। और हमारे साथ गालिबन अजहर सदीक साहब भी हैं। अच्छा, अजहर सदीक साहब भी हैं। तो मैं ईसा आपकी तरफ ज़रा बाद में आता हूं। तो अजहर सदीक साहब अगर हमारे साथ हैं तो ज़रा उनकी तरफ चलते हैं। अजहर साहब, अस्सलाम वालेकुम। के पास जाने से पहले खालिद साहब, आपने इतना बड़ा ओवरव्यू दिया, लेकिन मैं हैरान हूं कि आप किस तरह डॉक्टर आरिफ अलवी का ट्वीट मिस कर गए। वो वाला, हाँ, डॉक्टर आरिफ अलवी ने जो इस वक्त इंजॉय करने की कोशिश की है उसको भी मैं माजरत चाहता हूँ। मैं अजहर सदीक साहब की गुफ्तगू में मुखल नहीं, वो मैंने लिखा हुआ था, ये देखो, ये सामने लिखा हुआ सदर अलवी का ट्वीट। उन्होंने कहा क्या, आरिफ अलवी साहब ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के लिए कोट अनकोट हमारी तवील जिद्दोजहद को याद रखें। ईवीएम में कागजी बैलेट थे जिन्हें हाथ से गिना जा सकता था, जैसा कि आजकल किया जा रहा है, लेकिन एक सादा इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर काउंटर भी था जो हर वक्त वोट डालने के लिए दबाए जाने वाले बटन को साथ साथ गिन सकता था। हर उम्मीदवार का रिजल्ट पोल खत्म होने के 5 मिनट के अंदर अंदर दस्तयाब होता और प्रिंट भी हो जाता। हमारी ये तमाम जिद्दोजहद, जिसके लिए अवाने सदर में 50 से जायद मीटिंग्स हुई, नाकाम की गई। चले ईसा साहब, जरा वो आज ईवीएम होती तो मेरा ये प्यारा पाकिस्तान इस बहरान से बच जाता। मैं जरा सदीक साहब आपकी तरफ आता हूँ, लेकिन वो आपके और हमारे प्यारे दोस्त नूर आलम साहब भी हमारे साथ हैं और आप उनसे बड़े एक दो अहम सवाल पूछना चाह रहे थे। तो वो नूर आलम खान साहब, आप पहले ये बताएं, आपने वो रेड टी शर्ट पहनी हुई है आज के नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आपका भी शुक्रगुजार हूँ, और दूसरी बात यह कि रेड टी शर्ट ये पेशावर है जी, शलवार कमीज पहनी हुई है जी, और मूड में अब वैसे ही हूँ, रेड टी शर्ट पहन के ही, मतलब वो सोच तो वही है, और अल्हम्दुलिल्लाह इसीलिए उन लोगों को अल्लाह तो नूर आलम खान साहब, ये बताइए कि खैबर पख्तूनख्वा के नताइज एक क्लीन स्वीप दिखा रहे हैं हमें उन उम्मीदवारों का जो कि जिनको बैक कर रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। एक तो ये बताएं कि आप क्या समझते, इस वक्त हक के हुक्मरानी खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने का मैंडेट आपके सूबे की आवाम ने किस जमात को दिया है? देखिए, एक तो जहां तक ये पता नहीं आजाद लोग हैं, और ये आजाद लोगों ने एक पार्टी को ज्वाइन करना होगा, ठीक है जी। अब इस वक्त अगर मतलब पहले तो ये जब पार्टी ज्वाइन करेंगे तो उसके बाद ही फिर पता चलेगा कि कौन सी पार्टी मतलब गवर्नमेंट फॉर्म करेगी जी। तो इस वक्त तो कुछ भी पता नहीं है इसमें आजाद कौन कौन सी पार्टियों के कौन कौन से मतलब जिन सपोर्ट है या जो भी है, कौन कौन सी पार्टी का है, वो बाद में पता चलेगा जी, जो व्हेन दे ज्वाइन द पार्टी। पार्टी से हटकर मेरा सवाल का मकसद ये था कि नूर आलम खान साहब ये बताएं हमें कि जाहिर है कि लोग वोट देते हैं, तो लोगों ने जाहिर है कि अभी इनका स्टेटस क्लियर होगा, ये किसको ज्वाइन करते हैं, या इनको अदालत से कोई रिलीफ मिल जाता है इस हवाले से। सुप्रीम कोर्ट में वो रिव्यू पिटिशन भी डाल चुके हैं, सलमान अकरम राजा भी जाने का इरादा रखते हैं। तो मैंडेट जो है वो जाहिर है कि सियासी जमातों को देते हैं, और सबको मालूम था कि ये पीटीआई बैक्ड कैंडिडेट्स हैं। आपको नहीं लगता कि अब इलेक्शन करवा दिया तो अब इन इलेक्शन के रिजल्ट्स को खुले दिल से तब सबको तस्लीम करके मुल्क के लिए बढ़ना चाहिए आगे, या फिर आप समझते हैं कि नहीं, इसकी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है?
देखिए, मैं आपको बताऊं, अभी यहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पे अगर आप देखेंगे तो अवाम में खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा अगर मकबूल वो जमात है तो जमीयत उलमा इस्लाम है। और वो अगर आप हमारे जलसे देखेंगे, आप हमारे मीटिंग्स देखेंगे, कॉर्नर मीटिंग्स देखेंगे, तो लोग सबसे ज्यादा जमीयत उलमा इस्लाम में थे। हमें थोड़ा सा तशवीश है कि हमारे लोगों को मतलब क्या हुआ, क्यों नहीं मिला, मुझे नहीं समझ आ रही। यहाँ पे इन लोगों की जो इलेक्शन का वो है, तो मैंने तो अपने हलके में देखा है कि इन्होंने बहुत कोशिश की जितानली का और हर लिहाज से, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी थी, अवाम मेरे हलके के 28 के अवाम ने इनकी सारी कोशिशें नाकाम बनाई। और अल्लाह के फजलो करम से चाहे मुख्तलिफ पार्टियां, मेरे अपनी सीट में तो ये था कि मुख्तलिफ पार्टीज ने मुझे वोट किया, और क्योंकि मैं खिदमत मैंने की थी तो उस पर मुझे अल्लाह के फजल करम से। नूर आलम खान साहब, जब भी कोई सियासी जमात या सियासी रहनुमा धांधली का इल्जाम लगाता है तो वो ये भी बताता है कि वो ये इल्जाम किस पर लगा रहा है, धांधली किसने की। कल आपके भी बड़े अच्छे दोस्त हैं नदीम अफजल चंद साहब, वो हमारे साथ ट्रांसमिशन में मौजूद थे। उन्होंने जब धांधली की बात की तो उन्होंने नाम लिए, उन्होंने बताया कि किस किसने की और किस किसने क्या फेल किया, जिसकी वजह से वो ये समझते हैं कि मैंडेट चोरी हुआ और ये धांधली ज़दा इलेक्शन है। अब आपने धांधली की बात कर दी कि JUI जो है वो सबसे पॉपुलर है खैबर पख्तूनख्वा की, तो ये इलेक्शन चोरी किया किसने है? देखें, मैं किसी इदारे पे तो मैं वो नहीं करता हूँ। अब इदारा या कोई वो, ये क्योंकि आजकल एक ट्रेंड चला है, ये लोग बस आसान काम है कि अपने इदारों को बदनाम करते हैं, अपने मुल्क को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो मेरा तो ये सोच नहीं है। हाँ, यहाँ पे हो सकता है, मैं आपको कहीं इदारों की तरफ नहीं भेज रहा, ऑन ग्राउंड इलेक्शन कंडक्ट करवाना था। जिन आरओज ने जिनको बनाया गया था वो ब्यूरोक्रेसी थी, इलेक्शन कमिशन उसका किरदार होता है। मेरे हल्के में ना तो मुझे किसी ने फेवर दिया है, ना मुझे कुछ वो मिला है, बल्कि ये हुआ था कि एक पार्टी का एक जगह पे तहसील नाजिम था एक पार्टी का, जो उसने मेरे सारी होर्डिंग्स, मेरी हर मतलब जो भी मेरे वर्करों को हर चीज वो किया था, उन्होंने कोशिश की थी, मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए, लेकिन उसके बाद भी अल्लाह की फजल करम से हम जीते। नहीं, लेकिन नूर आलम खान साहब, मैं एक सवाल और कर लूं, फिर खालिद जमील साहब आपसे बात करेंगे। अब हमने देखा कि जब PTI इल्जाम लगा रही है या उनके हिमायत याफ्ता उम्मीदवार इल्जाम लगा रहे हैं कि धांधली हुई है, हम उनसे सवाल करते हैं कि धांधली किसने की है, वो बताते हैं। हम उनसे पूछते हैं कि कैसे हुई है, आपका ये दावा किस तरह दुरुस्त है कि आप इलेक्शन जीत रहे थे। वो कहते हैं कि ये हमारे पास फॉर्म 45 मौजूद हैं, फला पोलिंग स्टेशन के 98% पोलिंग स्टेशन के जो फॉर्म 45 है वो सामने रखकर कहते हैं कि देख लें हम इसमें जीत रहे हैं, काउंट कर लें, और फॉर्म 47 जो इशू किया गया उस पर हमें हराया गया। आपके पास ऐसा क्या सबूत है कि जिस पर आप ये कह सकें कि JUI सबसे पॉपुलर जमात है और उसको इलेक्शन हराया गया है, धांधली हुई है? आपके पास फॉर्म 45 मौजूद है मुख्तलिफ हल्कों के। मैं मेहमानों में बैठा था, मुझे आपकी कॉल मुझे कह रहे थे कि मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली मेरे साथ जो फॉर्म 45 है और 47, 48 जितने भी सारे वो हैं, वो सब हैं मेरे साथ, और उसके मुताबिक मैंने 1,38,000 वोट लिए। ठीक है जी। अब मुझे नहीं पता कि मुखालिफिन, क्योंकि ये अक्सर जाली कागजात बना लेते हैं। नहीं, मैं JUI की दीगर हलकों में बात कर रहा हूं, क्योंकि आपने पूरे खैबर पख्तूनख्वा की बात की कि वहां पर हल्के में हूं मैं। क्योंकि मैं टीवी तो मुझे टीवी देखने का मौका नहीं मिला। मुझे नदीम अफजल चंद साहब का भी पता नहीं कि उन्होंने बयान दिया मुझे। मैं अभी आपको क्या बताऊं, मैं तो सुबह निकलता हूं, लोगों का यहाँ पे जमी गफीर होता है, और अल्लाह के फजल करम से हमारे सारे भाई और वो आते हैं मुबारकी के लिए। तो मैं अभी भी लोगों में था, थोड़ा सा साइड पे हुआ जहाँ पे सिग्नल अच्छे आ रहे थे, तो आपसे बात हुई। चले, बहुत शुक्रिया नूर आलम साहब, आपका अपडेट कर रहे थे हमें उनकी अपनी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उस हवाले से भी और कुछ पार्ले से भी। और अभी नाज़रीन हम जहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो प्रोग्राम का सिलसिला और ये तमाम जो इस वक्त इलेक्शन रिजल्ट सामने आए उसके नतीजे में हुकूमतें किस किस्म की बनने जा रही हैं और क्या जोड़ तोड़ होने जा रहा है, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। स्पेशल इलेक्शन ट्रांसमिशन में बातचीत कर रहे हैं और ब्रेक से पहले नूर आलम हमारे साथ थे और अभी अजहर सदीक साहब हमारे साथ हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं, कानूनदान हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी वाबस्ता है। अजहर सदीक साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में टाइम देने का। पहला बुनियादी सवाल यही है कि 2 जगहों से दावे किए गए हैं। एक, आपके शहर मॉडल टाउन लाहौर में तकरीर की गई और कहा गया कि जनाब हम जो है कि वो अपने इत्तेहादियों से, बल्कि वही पीडीएम को पीडीएम प्लस बनाकर जो है कि वो हुकूमत बनाने जाएंगे। और फिर मुलाकातें भी हो रही हैं। केयर टेकर चीफ मिनिस्टर साहब के रिहाइशगाह पे ये मुलाकात पहली हुई है, अभी भी रायवंड के अंदर भी मुलाकातें हो रही हैं। दूसरी तरफ बैरिस्टर गौर साहब ने भी कहा है कि हम वफाक में पंजाब में और केपी में हुकूमत बनाएंगे। केपी में साफ नज़र आ रहा है, पंजाब में अभी 138 और 137, अभी वहाँ पीपल्स पार्टी काफ लीग बड़ी अहम है, 10 और 8 उनके पास नंबर है। वफाक के अंदर 101 आज़ाद उम्मीदवार हैं और उसके बाद जो है वो नून लीग 73 और पीपल्स पार्टी 54, MQM 17। तो ये मंजरनामा नून लीग अपना क्लेम कर रही है, बैरिस्टर साहब अपना भी क्लेम कर रहे हैं, तो ये आपको मटेरियलाइज क्या होता हुआ नजर आ रहा है? बहुत शुक्रिया खालिद जमील साहब। कुछ बातें मेरी कही हुई तारीखी तौर पर अब सच साबित होंगी। एक तो मैंने ये कहा था कि जब मुल्क में इलेक्शन का माहौल बनेगा आप फर्क देखेंगे क्या होता है। एक इजाफा करता चलूं आपके यहाँ, आप बहुत जल्द इमरान खान साहब को जेल से बाहर देखेंगे। 9 मई के 12 केस में जमानत होती है, बाकी सारे केसेस में भी आने वाले दिनों में, ये आपको महीनों की बात नहीं है, ये कुछ दिनों के अंदर आप देखेंगे हाल होगा। अच्छा है क्या, मैंने क्या तो जमानत होगी या सजा मुअत्तल होगी? जी, जमानत होगी या सजा मुअत्तल होगी? अब वो जमानत होगी, बेसिकली सजा मुअत्तल होगी ना अब तो। यानी 3 केसेस ऐसे हैं जिनमें अब सजा मुअत्तल होनी है। अब जो 12 मई की हो गई, अब बेसिकली वो सजा मुअत्तल होना जमानत ही कहलाता है। तो इमरान खान साहब बाहर देखेंगे और बाहर आकर वो बहुत ही अहम रोल अदा करेंगे। देखिए एक बात बता दूं मैं आपको, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, मैं जाती बात दे रहा हूं और मैंने जहां कहीं मैंने ये सजेशन दी है, मुस्लिम लीग नून के साथ तो हमारा इल्हाक हो नहीं सकता और ना होगा और ना हमें करना है। उसकी बुनियादी वजह है कि इस मुल्क की तबाही में जो जिम्मेदारी डाली है उन्होंने, और मियां साहब को आते ये तकरीर नहीं करनी चाहिए थी, उन्होंने अपना बुक जो है, अपना माइंड शो कर दिया कि वो प्लान क्या था। यानी आपकी मेजोरिटी है ही नहीं, आप क्यों आगे क्लेम कर रहे हैं? ये सदर पाकिस्तान ने दावत देनी, सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दावत देंगे, मेजर पार्टी है ये वाली, और उसके बाद देखेंगे आगे क्या होना है। ये क्या सदर, और आज याद रखिएगा सदर पाकिस्तान का ओहदा हमने क्यों बचा के रखा हुआ था। अब आते हैं आगे बात की तरफ। देखिए प्री पोल रिगिंग के तो हमारे पास इतने सबूत हैं। अगर हम प्री पोल रिगिंग मामला यानी इलेक्शन से पहले के करीब सीटें हैं तो हमारे लोग उठाए गए, सपोर्टर उठाए गए, कैंडिडेट उठाए गए, वो सारा कुछ अगर हम लेकर आए तो ये बड़ी धमा चौकड़ी होगी। फिर एक और बात बताऊं आपको, अभी तो सिर्फ हमने फॉर्म 47 वाला मामला छेड़ा है, अभी उसके बाद रिकाउंटिंग की तरफ आ गए और इलेक्शन हमने इस दफा पूरी तैयारी की हुई है कि अदालती महाज पे कैसे लेके जाना है। तो इसलिए जहां जो है ना, ये जो कुछ हुआ है, यानी मुस्लिम लीग नून को हवा जो भरी गई है वो हवा इन्हें खुद चाहिए थी। वो खुद कहते हैं कि नहीं, तो देखिए ख्वाजा साद रफीक ने बड़ेपन का मुजाहरा किया, वो उसको पता है कि उनके साथ क्या हुआ। एक रोहील असगर, यानी इनमें से वो लोग जो मुस्लिम लीग नून के बयानिए के साथ नहीं चलते थे, उन्हें खुद ही निकाला है पार्टी ने। पार्टी आने वाले दिनों में क्या मसाइल पैदा करेगी, क्या प्रॉब्लम होंगी, वो आप लोगों के सामने आ जाएंगी। अजहर साहब एक चीज ये बताएं, अच्छा एक चीज और भी बताएं, मैं जो आप बात करें वो कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर ये पीपल्स पार्टी के साथ आप मिलते हैं, इस वक्त 101 में 94 जो है वो पीटीआई के हैं, 7 इंडिपेंडेंट अलग से हैं, जिसमें बाद जैसे आईपीपी के उन्होंने शनाख्त नहीं ली थी। 54 हैं पीपल्स पार्टी के, और अभी बलूचिस्तान की 8-7 नशिस्तों के अनाउंस होने हैं, उसमें से गालिब इम्कान है कि पीटीआई भी और पीपल्स पार्टी मजीद लेगी। अगर ये आप मिलते हैं और साथ आपके बीएनपी या 1-2 और छोटी छोटी पार्टियां 2-2 वोट के, तो आप तो 2/3 मेजॉरिटी ये बन रही है इसमें, तो फिर तो बहुत सारी चीजें जो है जी
अच्छा, 1 मिनट, जरा 1 मिनट दीजिएगा, ये दोबारा मिलाना पड़ा। अजहर सिद्दीक साहब के साथ राब्ता जो है वो ज़रा दोबारा करें। दूसरा, खालिद जमील साहब, आप मुझे ये बताएं, ये किस किस्म की चीज़ें हो रही हैं? मोहसिन नकवी साहब केयर टेकर चीफ मिनिस्टर का रोल डिफाइंड है, सबको मालूम है कि उनके क्या नहीं आप कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, ये जब फैसिलिटेट कैसे कर सकते हैं? वो जनवरी 2023 से अब तक आपको लगा वो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर है? नहीं, वो तो हमें मालूम है, हम उस पर बात करते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो दिस इज ब्लेटेंट। मतलब अगर आप ये कहते हैं कि आप फैसिलिटेट कर रहे हैं, आप वो हर जगह फैसिलिटेट ही करते हैं। अजहर साहब दोबारा आ गए, जरा करेक्ट हो गए। अजहर सिद्दीक साहब से पूछ ले कानूनी मामला। अजहर सिद्दीक साहब ये बताएं, ये केयर टेकर चीफ मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब जो हैं, क्या ये आइन या कानून की किसी भी कोई ऐसा आर्टिकल या 2 आर्टिकल मिला दें अगर आप ऐसे कि जिससे हमें पता चले कि ये हुकूमत साजी में कर सकते हैं, हुकूमत साजी के लिए फैसिलिटेशन फराहम कर सकते हैं? जरदारी साहब को और शहबाज शरीफ साहब की दूरियां खत्म कर रहे हैं, जिन्होंने सड़क पे घसीटना था और जिन्होंने पेट फाड़ना था, उनको मिला सकते। अच्छा, मैं पहले एक बात जरा कंप्लीट कर लूं। तो पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जमहूरी रवायात को बरकरार रखा है। उन्होंने जो भी ज्यादती हो रही थी, जितना वो कर सकते थे उसमें किरदार अदा किया। तो हम किसी स्टेज पे, मैंने सजेशन दे दिया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इलाहाक करने में कोई हर्ज नहीं है। या आपका जो बयानिया हमारा करप्शन का, बाकी सारा अपनी जगह मौजूद रहेगा, लेकिन आप देख रहे हैं इमरान खान ने करप्शन कोई की, उसे करप्शन में फंसा लिया गया, यहाँ पर अंदाजा लगाए ना। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ हुकूमत बनाएगी, और यहाँ जो 5-6 सीटें आपस में एडजस्टमेंट होनी है, वजीर आजम कौन होगा, सदर पाकिस्तान कौन होगा, वजीर आला पंजाब कौन होगा, गवर्नर कौन से होंगे, फिर चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, ये सारा कुछ जो है ना, ये मिलजुल के तय होंगे आने वाले बाद में। बड़ी खबर दे रहा हूं आपको। अब आते हैं अगली बात की तरफ। देखिए, मोहसिन नकवी जो है ना, वो पहले दिन से ही ऑपरेशन रजीम चेंज का हिस्सा है। वो लंदन में क्या किरदार अदा करता है, हुसैन हक्कानी जब मुलाकातें हुई क्या हुआ, अपने आसिफ अली जरदारी के करीब कितना देखे गए, और यह साबित हो गया कि वो एक जानिबदार गैर जानिबदार नहीं थे, वो जानिबदार थे, और आइन इस बात की इजाजत नहीं देता है। सिर्फ इसी बुनियाद के ऊपर इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेते हुए उन्हें काम करने से रोक देना चाहिए कि वो कौन होते हैं इसमें फैसिलिटेशन करने में, गवर्नमेंट बन रही है नहीं बन रही, उनका तो काम ही नहीं है। बल्कि अपना साबित कर दिया है कि वो जानिबदार रहे हैं, और इसमें हो सकता है आने वाले दिनों में एक्शन मिले। हमने ऑलरेडी इनकी अपॉइंटमेंट ऑलरेडी चैलेंज की थी, और इसके बाद मुतालबा कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन से। ये इलेक्शन कमीशन इस बात का नोटिस ले कि इन्होंने किस कैपेसिटी में, तो ठीक है वो बड़े लोग या एस्टैब्लिशमेंट अपने तौर पर एक किरदार अदा कर रही होगी, करती रहे, लेकिन मोहसिन नकवी का कोई काम नहीं था इस सारे में आकर जो दाखिल करना। उसने अपनी जानिबदारी साबित कर दी है, और मैं मुतालबा करता हूँ फौरी तौर पर इस्तीफा भी दे देना चाहिए। उनका कोई काम नहीं है इस सीट के ऊपर अपने फराइज अंजाम देना। आइन और कानून तोड़ा उन्होंने आइन की जितनी देख रहे 218(3) साफ इलेक्शन के हवाले जो बातें थी, आर्टिकल 220 की बातें थी, अगर उन सब चीजों को आप सामने रखकर देखें तो ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर है, वो इनके खिलाफ क्या सख्त एक्शन लेता है। अच्छा अजहर साहब, ये आए ना उस नुक्ते की तरफ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो फार्मूला आप बता रहे हैं और कहीं बैरिस्टर गौर साहब भी इंडिकेशन दे रहे हैं कि हाँ पीपल्स पार्टी के साथ बैठा जा सकता है, उस फार्मूले के तहत तो फिर ये हुकूमत जो होगी उसको 2/3 मेजॉरिटी होगी नेशनल असेंबली में। तो अगर ऐसी पोजीशन होती है तो फिर तो बड़ी एक मजबूत हुकूमत और बड़ी वसी रिफॉर्म्स कर सकती है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल भी। अच्छा खालिद जमील साहब, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि हमने हमारी जो 2/3 मेजॉरिटी है, और जिस तरह से हमसे ये छीना गया है, ये जिस तरह हमसे छीनी गई है, तो आप अंदाजा लगाएं। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी मेजॉरिटी, और मेजॉरिटी में देखें बड़ी प्रिंसिपल चीजें होनी है, इस मुल्क किस्मत बदलने वाली है आने वाले दिनों में। लेकिन अजहर सिद्दीक साहब, इसके लिए मुझे ये बताएं कि कानूनी हर्डल बहरहाल मौजूद है जिसको आपने अबूर करना है। वो है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आपके इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार दिया, नहीं तस्लीम किया। आप सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला गया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सादिर किया कि इलेक्शन कमीशन का फैसला दुरुस्त था, आपके इंट्रा पार्टी इंतखाबात ठीक नहीं है, रिव्यू आपने डाल दिया है। आपको कितनी उम्मीद है कि जब अवाम ने
ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी में बैक किया है पीटीआई के बैक्ड कैंडिडेट्स को, तो क्या अब आपको सुप्रीम कोर्ट के दर से उम्मीद है? हालांकि आप लोगों ने काजी फाइज ईसा साहब पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया था वेरी नेक्स्ट डे। ना ईसा साहब, हमने कच्ची गोलियां नहीं खेली है। मामला जो है, देखिए, वो अभी तक इलेक्शन कमीशन ने रद्द किया है। वो फॉर्म 33 में डालने का नाम था कि वो पीटीआई का नाम डाला जाए। उन्होंने कहा उसमें सिंबल को सामने रख के नाम नहीं डाला जा सकता। पार्टी वाली जो पिटीशन है वो 15 तारीख को लगी है, मंडे वाले दिन मुतफरक विकास में फाइल कर रहा हूं। उसमें इसमें कहा है कि सेक्शन 215 से पार्टी का सिंबल लेना, ये नहीं है कि आप पार्टी ले लें। अगर इलेक्शन कमीशन ये सोची बैठा है और इलेक्शन कमीशन ने साबित किया है कि वो बाइस्ड है, कि वो पार्टी की अपनी जो शनाख्त है वो मानने के लिए तैयार नहीं, आजाद लोग नहीं है, ये पीटीआई के लोग हैं। कायदा डिक्लेरेशन दिया और 215 फिर तो 215 सेक्शन जो है वो आइन के आर्टिकल 17 से मुतसादिम है और ये चैलेंज किया हुआ है। 15 तारीख वाले दिन जस्टिस अली बाकर नजवी और जस्टिस सुल्तान साहब के लगा हुआ है और ये स्पेसिफिक पॉइंट उठाया हुआ है। तो हम कह रहे हैं कि पहले दिन से अगर वो जीत जाती है सेक्शन 215 वाला, फिर जो कुछ भी हुआ है सारे का सारा खत्म होगा और ऑटोमेटिकली हम रिस्टोर होंगे। लेकिन इसके अलावा तो सलमान राजा वाली पिटीशन भी सुप्रीम कोर्ट में मामला ले गए हुए हैं, वहां भी सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे और ये वाला मामला जो है हमारा। अच्छा अजहर साहब, ये हमारे पास एक मिनट और होगा, मुझे बहुत क्विकली ये बता दें कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 20, 25, 50 नेशनल असेंबली के कितने ऐसे हल्के हैं जहां पे फॉर्म 45 की बुनियाद के ऊपर आपके कैंडिडेट दोबारा जो है कि इसमें ऐड हो सकते हैं इन 100 में? देखिए, हमने जो भी कैलकुलेशन हमारी की है, जो मार्जिन बहुत बड़ा मार्जिन उन्होंने डिस्टर्ब किया हमारा, वो इस तक 42 सीटें हैं, 42 सीटें ऐसी हैं जिसमें और ये सारी की सारी ज्यादातर पीएमएल ने ली है हमारी। सही। अच्छा, मुझे एक चीज और जरा जल्दी से बता दें कि इन केस आपके ये तमाम लीगल हर्डल्स दूर हो जाती हैं, आपके मैंडेट को भी तस्लीम कर लिया जाता है और आप वाकई हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाते हैं। इमरान खान साहब जो हैं उनके ऊपर अभी सजाएं मौजूद है और ना ही वो इलेक्शन लड़े, वो तो इलेक्ट नहीं हुए तो वो तो नहीं बन सकते। इन दैट केस आपका मरकज में वजारत उज़्मा का कौन कैंडिडेट होगा और सूबों में कौन होगा, या आपकी तजवीज़ क्या है इस हवाले से? अच्छा, देखिए, मैं बताऊं आपको, इसका फैसला इमरान खान साहब ने करना है। मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि जितने बड़े ओहदे में नाम आपको डायरेक्ट फिर दे देता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म, सदर पाकिस्तान, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट, अब गवर्नर्स, ये सारे ओहदे में आईनी ओहदे ये तकसीम होने हैं और ये फिर उसके मुताबिक डिसीजन हो। नंबर 1। नंबर 2, जहां तक वज़ीर-ए-आज़म का मुद्दा है, वज़ीर-ए-आज़म के मुद्दे के लिए इमरान खान साहब फैसला करेंगे कि किसने आना है। और सबसे बड़ी बात बता दूं आपको, इन सारे ओहदों पर दिनों में मैं कुछ डायरेक्ट टाइम नहीं देना चाहता, लेकिन इमरान खान साहब की नाहलियां भी खत्म होने वाली है, ये भी मेरी बात नोट कर लीजिएगा। खाना की जो नाहली है, नाहली कोई नाहली नहीं है। साइफर के केस में भी बरियत वगैरह इंशाल्लाह हमारी लिखी हुई है, कोई मसला नहीं है, ना ही दूसरा तोशा खाना में और ना ही इज्जत वाले केस के अंदर। ये सारे के सारे केसेस मैं अभी टाइम नहीं देना चाहता। तो यानी मियां वाली के अंदर में कुछ जो इलेक्शन लड़वाए गए हैं वो इसी तरह लड़वाए गए हैं कि कल उनमें से कोई ना कोई इस्तीफा देगा और उसकी जगह इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ेंगे, दोबारा असेंबली में आएंगे और इंशाअल्लाह वज़ीर-ए-आज़म होंगे। बहुत शुक्रिया सदीक साहब। इस मुल्क को चलाना है तो उसके लिए हम सोच लिए हैं इमरान खान साहब ने, वो आने वाले दिन में खुद बताएंगे पार्टी के कौन लोग हैं। चलें, बहुत शुक्रिया आज़ाद सदीक साहब, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे और पाकिस्तान की मौजूदा क्या होगी क्या नहीं होगा, बड़ी अहम चीज़ें की हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं तो बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहेगा जी। वेलकम बैक नाज़रीन, स्पेशल इलेक्शन ट्रांसमिशन बातचीत कर रहे हैं सूरत हाल की। सर, अपडेट भी आपसे शेयर करता चलूँ कि एक और नतीजा नेशनल असम्बली का आ चुका है और जो आज़ाद उम्मीदवार थे जी, अभी जब हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया उस वक्त 100 थे, अभी 101 और फिर 102 हो चुके हैं आज़ाद उम्मीदवार। तो अब जो रिज़ल्ट आ रहे हैं वो बलूचिस्तान के जो रुके हुए थे रिज़ल्ट, उसमें
बज़ाहिर दिखाई ये दे रहा था कि हल्के ऐसे हैं कि जहाँ पे आज़ाद या फिर जो है कि उसके करीब तरीन सूरत हाल है, तो ये अब आना शुरू हो गए हैं। दूसरी एक चीज़ हम ईसा कल डिस्कस कर रहे थे, मैं अभी कुछ हम डिटेल में भी आएंगे इलेक्शन, ये कुछ डाटा वाटा है कि MNA की कितने नीचे कितने हैं, वो प्रोग्राम के अगले हिस्से में। एक चीज़ और जो इंटरनेशनल रिएक्शन के ऊपर हम बात करते थे कल बासित साहब से भी कि बरतानिया का आया और अमेरिका का आया, तो ऑस्ट्रेलिया की जानिब से भी एक बड़ा एक स्ट्रॉन्ग आज एक मैसेज सामने आया है। तो इस तनाजुर में आपको दिखाई देता है कि अगर तो ये कंपोजिशन बनी PTI प्लस पीपल्स पार्टी, तो फिर शायद कंपनसेट हो जाए इंटरनेशनली जो पाकिस्तान की वो पोजीशन कि हम कंप्रोमाइज्ड हो के जब डिप्लोमेटिकली कहीं बैठते हैं तो बात नहीं कर सकते, और बासित साहब ने इसको एग्री किया। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग होती है तो फिर हम उसी स्टेज पे चले जाएंगे जिस स्टेज के ऊपर अप्रैल के बाद पाकिस्तान था PDM की गवर्नमेंट का, और हमें कोई डोनर कोई मामला जो है वो हाथ पकड़ाने के लिए तैयार नहीं था। तो इसको कैसे आप देखेंगे? देखें, मेरी रीडिंग जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। बासित साहब ने जो कहा, ही इज़ मोर एक्सपीरियंस्ड एंड आई थिंक कि शायद ज़ाहिर है कि उनकी राय का मुकम्मल एहतराम करते हुए, और हमारे दीगर भी जो डिप्लोमेट्स सर्विंग हैं या रिटायर्ड हैं, वो ऑन द रिकॉर्ड या ऑफ द रिकॉर्ड जो बातें कर रहे हैं, उनमें कुछ चीज़ें हैं जिनका मैं रब्त जोड़ना चाहता हूँ। देखें, जो भी स्टेटमेंट्स आई हैं उनके दो हिस्से हैं और दोनों ऑपरेटिंग पार्ट्स हैं। पहला ऑपरेटिंग पार्ट है जो पाकिस्तान के इदारों के लिए और जो भी हुकूमत बनती है उसके लिए, इलेक्शन कमीशन के लिए, इलेक्शन कंडक्ट करवाने वालों के लिए बाइस से तशवीश होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के इलेक्शन के अमल पर, इंतखाबात के अमल पर सवाल उठाया गया और उसमें मुतालबा किया गया है कि तहकीकात की जाए। साथ में ये कहा गया है कि लीगल प्रोसेस को इस्तेमाल किया गया चंद शख्सियात को इलेक्टोरल प्रोसेस से आउट करने के लिए। बैट का सिंबल जो है, नाम लिए बगैर बैट का इंतखाबी निशानात वापस लिए जाने का तज़किरा किया और मुतालबा किया कि इन इंतखाबात में धांधली की जो शिकायत हैं उनका तहकीकात की जाए। ये है वो पहला ऑपरेटिंग पार्ट। लेकिन फिर दूसरा ऑपरेटिंग पार्ट है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि जो भी हुकूमत बनती है इस नतीजे में, हम उसके साथ वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू एंगेज विद देम। सो दैट मीन्स के अभी कहानी कहीं इन बिटवीन है। इस पर फिर मैंने कुछ बहुत सारे इन्फॉर्म्ड लोगों से राय ली जो सफारतकारी को समझते हैं, उसकी नज़ाकतों को समझते हैं और इन ममालिक में सर्व कर रहे हैं। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट राइट नाउ जो इन सर्विस हमारे डिप्लोमेट्स हैं, उनसे मेरी गुफ्तगू हुई है। नाम मैं नहीं बता सकता, कॉन्फिडेंशियलिटी और हमारे जो प्रोफेशनल एथिक्स हैं उनका तकाजा है। उनका ख्याल ये है और उनकी रीडिंग ये है कि उनका पार्टी ए, पार्टी बी, पार्टी सी नहीं है। उनका कंसर्न पॉलिटिशियन ए, पॉलिटिशियन बी, पॉलिटिशियन सी नहीं है। वो ये देखना चाहते हैं कि हमने जिस हुकूमत से डील करना है वो अप एंड फंक्शनिंग हो, मुल्क में एहतजाज ना हो रहा हो, अदालतें उनके सामने केसेस के अंबार ना लगे हों, पार्लियामेंट फंक्शनिंग हो, पार्लियामेंट काम कर रही हो, पार्लियामेंट का हर इजलास हंगामा आराई पर खत्म ना हो रहा पहले था। मैं सिर्फ आ रहा हूं, रिजवान की तरफ भी चलते हैं। और ये सूरत हाल है तो वो आपके साथ हर मामले के ऊपर आपके दो तरफा ताल्लुकात अभी वो भी देख रहे हैं कि चाहिए ऊंट किस तरफ। अदरवाइज आपकी हुकूमतें, जो शहबाज शरीफ साहब की सूरत हाल थी, वो एक दर से दूसरे दर भटके, लेकिन हमने देखा कि कुछ खातिर खा कामयाबी ना मिल सकी। रिजवान से क्योंकि ये आपके सारे अभी नेशनल असेंबली के जो रिजल्ट बाकी रह गए हैं वो सारे के सारे बलूचिस्तान के हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रिजवान। 7 नशिस्तें हैं जो रह गई हैं और वो 7 की 7 जो हैं वो बलूचिस्तान की हैं और इनमें गालबन वो शाहजैन बुगटी वाली भी है, शेरानी साहब वाली भी है, वो तो महबूद खान अचकज़ई साहब वाली तो हो गई, वो तो हार गए और वहाँ पे गालबन को काकड़ साहब नून लीग के जीते हैं और दूसरे भी काकड़ साहब ही थे जो सालार काकड़ इंडिपेंडेंट PTI के वो हारे हैं। तो अभी जो रह गई हैं ये जो ज़ियारत हरनाई वाली है, कोलू डेरा बुगटी अच्छी तो शाहजहान बुगटी की होगी, झलमक्सी के नसीराबाद, पंजगोर, चागी, नौशकी, तो ये क्या यहाँ पे क्या मामला है, क्या सूरत हाल है? और क्वेटा की भी नशिस्तें आज अनाउंस हो रही हैं 2 दिन बाद। ये तो हालांकि क्वेटा शहर के अंदर तो कोई मसला नहीं होना चाहिए था। और एक अहम पहलू इसमें यह भी ज़रा ज़हन में रख के बताइएगा, सूबाई असम्बली के सारे नताइज आगे दूर दराज हो या करीब तरीन हो, नेशनल असम्बली के क्यों रुके हुए हैं?
बहुत शुक्रिया खलील साहब। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि एक हल्का जो है, जो आपने भी जिक्र किया, शाहजहान बुगटी वाला हल्का NA 253 उसका अभी जो है वो रिजल्ट आया है। अच्छा, आ गया। रिजल्ट मैं आपको शेयर कर देता हूं कि वहां से आजाद उम्मीदवार है मियां खान मोहम्मद मुंदरानी बुगटी है। उन्होंने आजाद हैसियत से इंतखाबात में हिस्सा लिया था और वो इस इंतखाबात में जो है वो कामयाब हो गए हैं। और साथ ही उनकी जानिब से जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत के हवाले से जो है वो ऐलान किया गया है उनकी जानिब से। अब से कुछ देर कबल ही उनका जो है वो रिजल्ट आया और हम देख रहे हैं एक वीडियो पैगाम भी उन्होंने जारी किया है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान किया। उनका ये कहना था कि मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ की जानिब से उनसे टेलीफोनिक रब्ता किया गया है, मुबारकबाद दी है और दावत भी दी जिसे उन्होंने कबूल कर लिया है और वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए हैं। दीगर हल्कों की अगर जहाँ तक बात की जाए तो आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि बलूचिस्तान के जितने भी कौमी असेंबली के दीगर हल्के हैं उनके रिजल्ट जो है वो काफी ज्यादा तातुल का शिकार है। अब भी जो है वो इस हवाले से ना सिर्फ उम्मीदवारों की जानिब से, तो यहाँ शाहजहान बुगटी हार गए हैं मतलब इस जगह से। जी बिल्कुल खालिद साहब, शाहजहान बुगटी जो है वो इस हल्के से हार चुके हैं, जबकि जो आजाद उम्मीदवार थे मियां खान मुंदरानी बुगटी वो इस हल्के से जो है वो। अच्छा, ये आजाद जो है कि बिल्कुल आजाद थे या ये PTI बैक थे और लेकिन अब इन्होंने वहां शमूलियत कर लिया है? खलील साहब बिल्कुल ही आजाद थे। अच्छा, ठीक है। अब जो है वो नून लीग में मुकम्मल हकीकी आजादी थी इनको, और मुकम्मल आजादी थी। और उसके बाद ये जो है अब वो नून लीग में चले गए। उन्होंने जो है उसमें इस नून लीग में शमूलियत के हवाले से अपना जो है वो ऐलान भी कर दिया गया है। हिमायत उनको PTI की हासिल। तो क्या ये तासुर है, ये बताएं कि जाहिर है कि आज़ाद उम्मीदवारों का रुख वहाँ पर होता है जो मुकम्मल आज़ाद होते हैं कि जहाँ पर हुकूमत हो कि कुछ उनको मिल जाए, कोई डेवलपमेंट फंड्स मिल जाए, वजारत मिल जाए, कोई ओहदा मिल जाए और अपने इलाके के लोगों को डिलीवर कर पाएँ, डेवलपमेंट फंड्स ले पाएँ। तो ये जो नून लीग की तरफ रुख कर रहे हैं उनको ये लगता है कि नून लीग हुकूमत बना रही है। ओवरऑल बलूचिस्तान में जो दीगर लोग जीत रहे हैं उनका रुझान वाबस्तगी के हवाले से या इत्तेहाद के हवाले से किस तरफ बनता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि मियां खान मुंदरानी ने जो अपना वीडियो पैगाम जारी किया है उसमें भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि वो पहले भी चाहते थे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की टिकट से इंतखाबात में हिस्सा लें, ताहम उन्हें कुछ वजूहात की बिना पर पार्टी ने शायद टिकट नहीं दी। बाद में जब वो कामयाब हुए तो उन्होंने अपना फरीजा जो है वो सरअंजाम दिया और नून लीग में शामिल हो गए। जहां तक बात की जाए तरक्याती स्कीमात की, तरक्याती फंड की, इलाके की बेहतरी की, तो इस हवाले से नो डाउट इसमें कोई ना कोई, चूंकि टेलीफोनिक रब्ता भी हुआ है, मियां साहबान ने दोनों ने इनसे रब्ता किया है, तो बिलाशुबा उन्हें कुछ यकीन दहानी करवाई होगी जिसके बाद उन्होंने वो शामिल हो रहे हैं। अच्छा रिजवान, एक चीज़ और बताइएगा कि यहाँ हमें पंजाब में बड़ी शिकायत मिल रही हैं, बहुत से उम्मीदवार ये कह रहे हैं कि हमें RO ऑफिस में बुलाया जाता है और फिर ये कहा जाता है कि ये 47 पेज पड़े हुए हैं, अगर आप नून लीग में या इधर शामिल होंगे तो ये कामयाबी का सर्टिफिकेट ले लीजिए और जाके बाहर अनाउंस कर दीजिए नून लीग के हक में, अगर आप नहीं शामिल होंगे तो फिर ये नाकामी वाला है और ये हम आपको दे रहे हैं। तो ये मामला जो मामला है ये इस किस्म का तो नहीं है? देखिए, इसमें इस तरह का कोई मामला, क्योंकि हमने इस हवाले से मियां खान मुंदरानी की जो ख्वाहिश थी उसका जिक्र उन्होंने इंतखाबात से कबल भी किया था। जब हम डेरा बुगटी और ज़ियारत कुलू वाले इस हल्के को हम देख रहे थे उस वक्त भी ये खबरें बिल्कुल सामने आई थी कि मियां खान मुंदरानी जो है वो नून लीग की टिकट चाहते थे, ताहम उन्हें टिकट नहीं दी गई। तो इसलिए ये तासुर जो है ना वो इस तरफ नहीं जा रहा। चले रिजवान, बहुत शुक्रिया। अभी हमें यहाँ पे हेडलाइन बाद 9 बजे का बुलेटिन होगा और बुलेटिन के बाद दोबारा हम आएंगे और इसी तमाम इश्यूज़ के ऊपर इलेक्शन, हुकूमत साजी में बातचीत जारी रखेंगे। इस वक्त तक इजाज़त दीजिए।